So hello everyone. Today we are here to discuss the solution of our test 11. अगर हम RTS के हिसाब से चलें तो ये टेस्ट 11 है और ये हमारा AITS 1 भी है क्योंकि इसमें हम लोगों ने एक नया टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया एंड इन दिस टेस्ट सीरीज विल बी कवरिंग द होल सिलेबस. तो इट इज़ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो शुरुआत के चैप्टर से सम बेसिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज यानी पीरियोडिक टेबल. तो इन 3 चैप्टर से टेस्ट था. लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 1. पहला सवाल एक सिंपल सा सवाल है. इसमें कहा गया है एक मोलर सॉल्यूशन क्या होता है. तो आप जानते हैं मोलर वर्ड दिया गया है तो इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट मोलैरिटी. मोलैरिटी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और ये हमें बताता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा और वॉल्यूम नीचे लिखा जाएगा. इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं मोल पर लीटर. एंड व्हेनेवर दे आर सेइंग पर लीटर, ये बात हो रही है किसके बारे में? दे आर टॉकिंग अबाउट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट बात कर रहे हैं. डिनोट इसको कैपिटल एम से करते हैं और ये डिपेंडेंट होता है वॉल्यूम पर, इस वजह से डिपेंड करता है टेम्परेचर पर. अभी तो आपसे सिंपल सा पूछा गया है कि मोलर सॉल्यूशन वो होता है जिसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की बात को ध्यान रखिएगा. 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर इसको डिसाइड किया जाता है. इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट बी ए नॉट, देन द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट वुड बी. तो बोहर ने जो फॉर्मूले दिए थे उसके हिसाब से अगर चलें तो आर इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये फॉर्मूला होता है. नाउ व्हाट इज ए नॉट? ए नॉट है फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस. अगर हाइड्रोजन एटम के लिए इसको लिखेंगे तो इट विल बी आर इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड. लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हाइड्रोजन के लिए जो होता है जेड वो 1 होता है, तो यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, तो यह हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है. अभी इन्होंने कहा है कि थर्ड ऑर्बिट की बताओ. तो थर्ड ऑर्बिट का मतलब हुआ फॉर थर्ड ऑर्बिट. थर्ड ऑर्बिट के लिए हम लोग कह सकते हैं कि n विल बी इक्वल टू 3. अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, थर्ड ऑर्बिट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट ये दोनों अलग अलग बातें हैं. तो राइट नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द थर्ड ऑर्बिट. तो थर्ड ऑर्बिट के लिए हमारा जो सही जवाब हो जाएगा, हम 3 का स्क्वायर कर देंगे. तो 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 बन जाएगा. 9 ए नॉट विल बी द करेक्ट. द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2. जब भी कभी इस तरीके का सवाल आए तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि अगर हम एक CO2 लेते हैं, एक CO2 के अंदर 2 एटम प्रेजेंट हैं किसके? ऑक्सीजन के. 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. इफ आई एम टेकिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 देन इट हैज 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि फॉर्मूला बता रहा है C एंड O2. एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर. अब अगर मुझे पता चल जाए कि 4.4 ग्राम CO2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं CO2 के, तो यहाँ अगर मैं जान जाऊँ कि कितने CO2 हैं तो उसको 2 से गुणा कर लूँगा तो मुझे ऑक्सीजन के एटम पता चल जाएंगे. यहाँ पे वेट दे रखा है और नंबर निकालना है. कैसे निकालेंगे? वेट दिया है और नंबर निकालना है तो पहले मोल निकाला जाएगा. तो मोल विल बी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट. वेट इसका है 4.4 ग्राम, मॉलिकुलर वेट है 44. यहाँ से आपके पास मोल आ जाएगा 0.1. अब अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ CO2 निकालूँ कि कितने CO2 के मॉलिक्यूल होंगे, तो नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर इज इक्वल्स टू होता है मोल मल्टीप्लाइड बाई Na, वेयर Na इज अवोगाद्रो नंबर. तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मेरे पास कितने आ जाएंगे? मोल मेरे पास आया है 0.1 और Na की वैल्यू होती है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, लगभग लगभग 6.02 भी लिख सकते हैं. यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 6 इंटू 10 रेज टू द पावर, ये -1, 10 की पावर -1 है. तो ये एक पावर को लेके चला जाएगा तो इट विल बी 22. अब ये जो आया है ये क्या आया है? नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल. लेकिन मुझसे सवाल में CO2 नहीं पूछा गया. उससे कहा गया है कि ऑक्सीजन एटम बताओ. तो मुझे पता है एक CO2 में 2 होते हैं. इतने CO2 में कितने होंगे? तो नंबर ऑफ O एटम ये कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ CO2.
तो हम 2 से गुणा कर लेंगे, इट विल बी 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 22। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 10 रेज टू द पावर 22, या इसको लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। जो भी ऑप्शन में दिया होगा हम उसे टिक कर लेंगे। तो 12 वाला तो 23 पावर लगा के रखा गया, 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 विल बी द करेक्ट आंसर। तो कभी भी किसी मॉलिक्यूल का अगर वो दे दें और आपसे किसी एटम को पूछें तो पहला काम तो ये करना है कि उस मॉलिक्यूल में वो एटम कितने हैं ये निकाल लो। तो अगर मॉलिक्यूल का नंबर मिल जाएगा तो 2 से गुणा कर लेंगे। अब नंबर निकालने का तरीका क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके मोल निकाला, मोल के बाद Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो यू विल गेट द नंबर। द मैग्नीज Z इज इक्वल टू 25 हैज आउटर कॉन्फ़िगरेशन। Z इज इक्वल टू 25 अगर है तो अगर इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो हम लिखेंगे आर्गन। आर्गन माने 18 हो गए। अब 25 पूरे करने हैं तो आर्गन के बाद क्या आएगा 4s2 एंड देन 3d5। स्टेप वाइज अगर हम लिखना चाहें तो, और अगर हम इसको आउटर कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है तो उसमें 4s और 3d को मेंशन करना पड़ेगा। अगर 4s बनाओगे तो हुंड्स रूल के हिसाब से दोनों भरा हुआ होगा, और 3d5 अगर हम लोग बनाएंगे तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तब तक पेयरिंग नहीं होती है जब तक सबको एक एक ना मिल जाए। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 4s एंड 3d5 ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में इसमें दिख रहा है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब वही दोबारा से करना है। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिख लिया। कैल्शियम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो इसके अंदर 20 प्रोटॉन्स मुझे मिल जाएंगे। फिर इसी में कार्बन कितने प्रोटॉन दे देगा, 6 प्रोटॉन, और एक ऑक्सीजन देगा मुझे 8 प्रोटॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। 3 ऑक्सीजन मिलके कितने दे देंगे, 24 प्रोटॉन। तो अगर मैं एक कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा ये टोटल 50 प्रोटॉन, 50 प्रोटॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक कैल्शियम कार्बोनेट में 50 प्रोटॉन है, और प्रोटॉन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। कैल्शियम का 20 होता है, कार्बन का 6 है, और ऑक्सीजन का 8 है। तो यहाँ 20 लिख लिया, 6 लिख लिया, 1 से 8 तो 3 से 24, टोटल जोड़ के एक कैल्शियम कार्बोनेट में 50 प्रोटॉन है। अब अगर 2 कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो 100 होंगे, 3 होगा तो 150 होंगे। यानी अब मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर पता चल जाए तो मैं उससे 50 से गुणा करके निकाल लूँगा। तो इसके लिए क्या दे रखा है, 10 ग्राम। नाउ इफ वेट इज गिवन एंड नंबर इज टू बी फाइंड, तो कैसे निकालेंगे, तो मोल निकालेंगे सबसे पहले। मोल बराबर हो जाएगा वेट अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 100, ये 0.1 मोल आ गया। यहाँ से नंबर निकालेंगे किसका, CaCO3 का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर कितना आ जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई Na, यानी 6 इंटू 10 की पावर 23। लेकिन हमें नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नहीं निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। वो कैसे निकाला जाएगा, इट विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 50 इंटू कैल्शियम कार्बोनेट का जो भी नंबर आया हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर हमारे पास है और 50 से गुणा करना है, तो 50 इंटू 0.1 इंटू 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तो ये 5 हो जाएगा, 6 गुणे 5 30 बनेगा, तो 3 गुणे 10 की घात 24, यानी तीसरा आंसर सही हो जाएगा। तो अगेन कैल्शियम कार्बोनेट इन्होंने पूछा था तो पहले उसकी गिनती निकाल ली, एक में 50 है, 50 से गुणा कर दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाला। एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, ये पता चल गया इसको देख के कि ये डी ब्लॉक का मेंबर है, क्योंकि डी अनफिल्ड है, तो डी ब्लॉक का ये एलिमेंट है। ये पहचान होती है कि अगर अनफिल्ड डी है तो वो डी ब्लॉक का मेंबर होगा। फिल्ड भी हो सकता है, बट 4s भरा है और फिर 3d भरा है, तो इस वजह से ये हमारे लिए डी ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। तो एक तो पहले तो हमने एस ब्लॉक को काट दिया। अब डी ब्लॉक वालों में कैसे पहचानते हैं कि ग्रुप कौन सा है, तो उसके लिए एस और डी के इलेक्ट्रॉन जोड़ लिए जाते हैं। तो इसमें 5 है और इधर 6 है, मतलब 1 है, तो ग्रुप बराबर कितना हो जाएगा, ग्रुप निकालने के लिए NS के इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 डी के इलेक्ट्रॉन दोनों जोड़ दिए जाते हैं। NS में कितने हैं, 1 और प्लस 5, तो मतलब छठे ग्रुप का मेंबर है।
6th ग्रुप का मेंबर हो जाएगा. इट विल बी डी ब्लॉक एंड 5 + 1 6b. दैट विल बी द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन प्लैंक्स कांस्टेंट? तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का नियम ये है, इसमें जो ये वाली गिनती है ना, ये इससे निकाला जाता है. 10 की पावर को देखा नहीं जाता है. पहली बात तो ये होगी. दूसरी बात, इसमें सारे नंबर नॉन जीरो हैं, तो नॉन जीरो नंबर को हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं. तो यहाँ अगर गिनेंगे तो 1 2 3, तो ये 3 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे. एंड डू रिमेंबर कि सिग्निफिकेंट फिगर निकालते समय कभी भी 10 की पावर को नहीं देखा जाता है. मैच द फॉलोइंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम. तो हीलियम की एनर्जी निकालनी है. ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू Z² अपॉन n². -13.6 ऐसे ही लिखा रहेगा. ग्राउंड स्टेट है तो इसका मतलब 1 हो जाएगा. ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. और हीलियम है इसलिए यहाँ एटॉमिक नंबर 2 लिखा जाएगा, जो कि स्क्वायर होकर 4 बन जाएगा. यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगा, और ये माइनस में आएगा. तो यानी कि एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो चौथे को मिलाऊंगा. तो मैं ए के साथ फोर्थ को मिलाने वाला हूँ, यानी मेरे 2 ऑप्शन चले गए. अब अगला मैं चेक कर लूँ. इन्होंने एक पूछा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस. व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है उसका साइन बदल दो, चिन्ह बदल दो, तो वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बन जाता है. तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -54.4 है, उसका साइन चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये? तो डी के साथ मुझे मिलाना है थर्ड, और ऐसा मुझे अब इन दोनों ऑप्शंस में किस में मिल रहा है? तीसरे में. तो मैं तीसरे के साथ चला जाऊंगा. हाइड्रोजन एटम के पहली ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी इसी फॉर्मूले से निकलती है. ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है. तो टोटल एनर्जी अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है. और हाइड्रोजन यानी जेड भी 1 है और एन भी 1 है, तो -13.6 ही आ जाएगा. ये हो जाएगा 2 इंटू -13.6. तो ये करेंगे अगर तो आएगा 27.2, और वो आएगा माइनस में. यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट को मैच करेंगे तो ये मैच हो जाएगा किसके साथ? सेकंड के साथ. तो बी के साथ हम सेकंड लगा सकते हैं, जो कि इस ऑप्शन में दिया है. सी एक ही बचा है. दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी. अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आपको टोटल एनर्जी का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो काइनेटिक निकला. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट और इनकरेक्ट में इसको गोले में भर लेना चाहिए. हम सत्य की तलाश पे निकले हैं. टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट, यानी इनका दोनों का जोड़ के, इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट. उतना ही इधर भी होगा. देयरफॉर इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. यही सत्य बात. कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि जितना मास इधर होगा उतना ही मास उधर होगा. पहला ही मुझे करेक्ट मिल गया, तो बाकी के ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब है नहीं. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. बात तो सही लिखी है, लेकिन ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं है. अमाउंट ऑफ Fe2O3 कैन बी इंक्रीज्ड बाय टेकिंग एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट इन एक्सेस. केवल एक को ही एक्सेस में लोगे तो नहीं बढ़ेगा, दोनों को बढ़ाओगे तो उधर बढ़ेगा. दैट इज ट्रू. लेकिन एक को आप कितना भी एक्सेस में ले लो, इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी, तो फिर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और वो डिसाइड करेगा, तो ये भी गलत है. अमाउंट ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस्ड विल डिक्रीज इफ द अमाउंट ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन. ये मुझे लग रहा है दोनों एक ही बातें लिखी हैं शायद. ओके. यहाँ पे कहा गया है कि आप मैच करके दिखाओ. तो सबसे पहले मैच मैं उसको करूँगा NH2NP6. ये किसका चरित्र चित्रण है? ये है फॉर इनर्ट गैसेस, और इनर्ट गैसेस में इसमें क्रिप्टॉन लिखा हुआ है, तो मैं इसके साथ मैच कर लूँगा. अब मुझे डी के साथ थर्ड चाहिए. डी के साथ थर्ड मुझे एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो मैं उसको टिक करके भाग लूँगा. मतलब अगर बाकी के नहीं भी आते तो भी आप कर सकते हो. अदरवाइज NH2NP5 इज हेलोजेंस. इसको आप इसके साथ मिला लो. कैसे पहचाना? हेलोजन 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है. 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं हेलोजेंस के. N-1 D10 और NS1 ये कॉपर का चिन्ह है. तो कॉपर का आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29 नंबर है, 4s1 3d10 होता है. और ये क्रोमियम के लिए NS1 24 एटॉमिक नंबर है. इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं. हालांकि एक मैच करने से भी आपका आंसर आ जाएगा. क्रोमियम और कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्सेप्शन है.
जो नियम है उसका अपवाद है। दीज आर एक्सेप्शन ऑफ आउ बाउ प्रिंसिपल। आउ बाउ का नियम अगर फॉलो करेंगे उस हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी के कारण ये इस तरीके का बना दिया जाता है। दैट्स वाई यू कैन से कि ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन रीजन है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन। आपको पता है कि सेकेंड ग्रुप में अगर मैं लिखूं तो ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये आइडियली ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि साइज कम होता जाता है इधर जाने पे, तो साइज अगर कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ना चाहिए। साइज डिक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ना चाहिए और ये ऑर्डर होना चाहिए आइडियली। लेकिन इसमें एक अपवाद आता है, और वो अपवाद ये है कि ये फुल फील्ड वाले जो स्टेबल वाले होते हैं ये, और यहाँ ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, ये अपनी जगह से एक कदम आगे चले जाते हैं। तो जो एक्चुअल ऑर्डर बनता है वो कैसा बनता है, लिथियम के बाद आता है बोरॉन, बोरॉन के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन की जगह पर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और फ्लोरीन तो सबसे आगे है। अब फिर से उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन, तो सही लिखा हुआ है, बोरॉन से ज़्यादा है बेरिलियम की। फिर लिखा है 2p ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का होता है, इसके कंपैरिजन में 2s। तो आपको पता है कि अगर मैं 2p और 2s का कंपैरिजन करूं तो दो ऑर्बिटल की एनर्जी को कंपेयर करने के लिए हम नियम पढ़ते हैं n+l रूल। यहाँ पर अगर मैं n लिखता हूँ तो इसका n बराबर आएगा 2, इसका भी 2 आएगा, लेकिन जब l लिखेंगे तो इसका 1 आएगा और इसका 0 आएगा। इसका सम आया 3 और इसका सम आया 2, तो 2p की एनर्जी ज़्यादा होगी, और लिखा हुआ है कि 2p की एनर्जी लोअर है, इसका मतलब ये गलत बात लिखी है, तो असर्शन हमारा सही हो गया लेकिन रीज़न फॉल्स हो गया। तो असर्शन इज करेक्ट एंड द रीज़न इज नॉट करेक्ट, सही जवाब हो जाएगा। 200 ग्राम की क्रिकेट बॉल को फेंका गया है इतनी स्पीड से, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा गया। तो डी ब्रॉगली का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच का वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तब लिखते जब किलोग्राम में चल रहा होता मामला, ग्राम में चल रहा है तो एक तो वो, बाकी इन्होंने वैल्यू दे भी रखी है CGS वाली। अब -27 यहाँ पर लिखे। मास गेंद का अब आप 200 ग्राम ही लिखेंगे क्योंकि CGS में चल रहे हैं। स्पीड इज 3 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 पावर ये है, 2 पावर ये है, ये 3 और 2 हो गया 5, ऊपर जाएगा तो -5 बनेगा, 27 में 5 जोड़ोगे तो -32 आ जाएगा, और ये जो 3 गुणे 2 6 बना है ये इसको 1.1 बना देगा। इट विल बी 1.1 इंटू 10⁻32 सेंटीमीटर। पहला आंसर सही हो जाएगा। अगर प्लस माइनस की जरा सी भी गलती करी तो ये वाला आंसर पे आप चले आएंगे जो कि गलत होगा। The approximate wavelength associated with a gold ball weighing 200 gram moving with a speed 5 meter per hour. Again you will be using lambda is equals to h upon mb, लेकिन इस बार हमें देखना है कि mks चल रहा है, मीटर में बताना है। लैम्डा बराबर लिखेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास, इस बार 200 ग्राम लिखने के बाद इंटू 10⁻³ किलोग्राम करेंगे। इस बार हम mks में चल रहे हैं, और जो वेलोसिटी है वो मुझे चाहिए मीटर पर सेकंड में, जबकि दी है मीटर पर आवर में। यहाँ पर देखो 5 मीटर पर आवर लिखा हुआ है, और मुझे इसको चेंज करना है MKS में, तो मीटर की जगह में लिखूंगा 5 इंटू 10⁻³ सॉरी, मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, डिवाइडेड बाई आवर की जगह 3600 सेकंड लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास मीटर पर सेकंड में। इस वेलोसिटी को मैं उठा के यहाँ पर रख लेता हूँ। वेलोसिटी हो गई 5, 3600 ऊपर चला जाएगा, और ये आ गया मेरे पास इतना सिस्टम। अब ये 2 जीरो है, और ये 10⁻⁻² कर देगा, और 5 गुणे 10 करोगे तो वो एक और को गायब कर देगा, मतलब ये पूरा अपने आप में गायब हो जाएगा। वैसे सोच सकते हो 200 पंचे 1000, 1000 बटे 1000 विल बी 1, तो ये तो चला गया। अब ओवरऑल मेरा काम बचा है इनको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने में पहले आप ये देखो कि ये जो 2 जीरो है, ये 2 जीरो क्या करेगा, इस पावर को कम कर देगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁻।
32 और 36 इंटू 6.6, तो 36 को अगर 40 मान लें थोड़ी देर के लिए, तो 40 गुणे 6 करेंगे तो 240 के करीब मेरा आंसर आएगा। 240 के नियर अबाउट ही आएगा। अगर मैं यहाँ 240 लिखता हूँ और अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूँ, ये 2.40 बनाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पर और कम हो जाएंगे, तो 10 की पावर -30 आ जाएगा। अगर ऑर्डर पूछा गया है तो यू हैव टू टेल 10 रेज टू द पावर -30 ऑर्डर हो जाएगा। 10 की पावर में कितना आ रहा है अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो। और जिनको इस कैलकुलेशन से दिक्कत है या उनको लग रहा है कि कैलकुलेशन कैसे करा, तो आप 36 को 6.6 से आइडियली मल्टीप्लाई करके देख लो, फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना और फिर देखना कि कितनी पावर आ रही। मैं अपने हिसाब से अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करता हूँ अगर ऑप्शन दूर रहें तो। पहले के एग्ज़ाम में सारे ही क्वेश्चंस में दूर रहते थे। पिछले 2-3 साल में जब बहुत सारे पेपर होने लगे, मतलब बार बार वाले पेपर जब हुए, री नीट और ये उड़ीसा और चाइना जो भी हुआ, चाइना नहीं उड़ीसा और ऐसे करके जो पेपर्स हुए, तो उन पेपर में एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें ऑप्शन बहुत क्लोज थे। तो व्हेन आई एम एन एग्जामिनी, तो उस टाइम पे मैं देखूंगा कि अगर ऑप्शन नज़दीक है तो फिर मैं कैलकुलेशन करूंगा, अगर दूर दूर के ऑप्शन है तो सर्टेनली आई विल यूज द गेस वर्क, बढ़िया चलता है इसमें। एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट अन बाई एम इज 112, सही बात लिखी है। अन का मतलब हुआ एक, यहाँ भी अन का मतलब एक हुआ और बाई का मतलब दो हुआ। यू एम लगाया जाता है फॉर मेटल, ये एफ ब्लॉक के लिए लिखने का तरीका है। नेम फॉर डिजिट्स 1 and 2 इज अन एंड बाई रेस्पेक्टिवली इन लैटिन वर्सेस स्टेटमेंट 1-2 दोनों ही सही हैं, मतलब बढ़िया बात लिखी है, ये सत्य हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स इन CuSO4.5H2, एक एटम हो गया कॉपर, एक हो गया ये सल्फर, 4 हो गए ऑक्सीजन, फिर ये 5 H2O है। H2O का मतलब 2 और 1 मिला के 3 एटम, और ऐसे 5 है तो मतलब 15 और जोड़ दो, टोटल जोड़ोगे तो 15×4 19 और 19×2 21 एटम आ जाएंगे। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेडियस। वॉन्डरवॉल की जो रेडियस होती है बड़ी होती है, सबसे बड़ी रेडियस होती है वॉन्डरवॉल, फिर आती है मेटेलिक, और जो सबसे छोटा होता है वो होता है कोवेलेंट। रीजन क्या है? वॉन्डरवॉल सबसे कमजोर फोर्स है, मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं। मेटेलिक में जस्ट टच करते हैं, थोड़ा इससे मजबूत फोर्स है। और कोवेलेंट आपको पता है इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो सबसे करीब इसमें रहेंगे तो यहाँ पर रेडियस सबसे कम हो जाएगी, ये वाली थोड़ा ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा वॉन्डरवॉल हो जाएगी। वैल्यू ऑफ वॉन्डरवॉल रेडाई लार्जर देन दोज ऑफ कोवेलेंट रेडाई, सही लिखा है, बिकॉज वॉन्डरवॉल फोर्सेज आर मच वीकर देन फोर्सेज ऑपरेटिंग बिटवीन एटम्स एंड कोवेलेंटली बॉन्डेड, सही लिखी है बात। मेटेलिक रेडाई छोटी होती है देन वॉन्डरवॉल, ये भी सही बात लिखी है कि मेटेलिक वॉन्डरवॉल से छोटी होती है, सिंस द बॉन्डिंग फोर्सेज इन द मेटेलिक क्रिस्टल लैटिस आर मच स्ट्रॉन्गर, ये भी सही बात है कि यहाँ पर बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा पास पास है। तो दोनों बातें सही हैं, तो वी विल गो विद बोथ 1 and 2। मोर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ग्रेटर इज द रिड्यूसिंग कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इस बात को बताता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? आप सामने वाले को रिड्यूस कर रहे हो, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हो, यानी खुद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हो। तो ये उल्टी बात लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर का हूँ, तो मैं सामने वाले को रिड्यूस करूंगा, खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा हूँ ना। ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, नो, अगेन रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो दोनों ही गलत हो गए, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, यानी दूसरा सही हो जाए। The empirical formula and molecular mass of a compound are CH2O, ये एम्पायरिकल फार्मूला है और मॉलिकुलर वेट है 180। अच्छा, अगर इसका वजन जोड़े तो कितना आएगा? 12 + 2 14 और 16 बराबर 30। जानते हो कि एम्पायरिकल के मल्टीपल में होता है वो फार्मूला, तो 30 का कितना मल्टीपल करें कि 180 आ जाएगा? तो 6 गुना करना है इसका, इंटू 6 करना है, मतलब फॉर्मूले को भी 6 गुना करना पड़ेगा। तो 6 करोगे तो कार्बन कितने हो जाएंगे? 6, ये 2 है, 6 गुना करोगे कितना हो जाएगा? 12, वो जो है इसको 6 गुना करोगे 6 हो जाएगा,
आंसर विल बी C6H12O6 यानी ग्लूकोज बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, असत्य की तलाश में। सारे एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव हैं, सही बात है। एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक होते हैं, सही बात है। निकोजन्स हैलोजन पी ब्लॉक हैं, ये भी सही है। फर्स्ट मेंबर ऑफ लैंथेनाइड सीरीज इज लैंथेनम, गलत बात है। लैंथेनम जो है ना ये डी ब्लॉक का एलिमेंट, ये एफ ब्लॉक का है ही नहीं। इसका नाम इस तरीके का है, ये लगता है कि लैंथेनॉइड का होगा, लेकिन ये एक्चुअल में ये बताता है कि इसके बाद से लैंथेनॉइड्स कहे जाते हैं। एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम आर कॉल्ड लैंथेनॉइड एंड इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, ये एफ ब्लॉक का है ही नहीं, तो ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। फिर से मुझे इनकरेक्ट की तलाश करनी है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट among the first ionization potential of aluminium is less than that of magnesium। तो देखो जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था कि लिथियम के बाद बेरिलियम को आना चाहिए, बट बोरॉन आ जाता है, फिर बेरिलियम आता है। सिमिलरली इसके नीचे वालों में आओगे तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम को आना चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम आ जाता है, फिर मैग्नीशियम आता है। ये एक्सेप्शन अभी मैंने आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल का बताया था। यहाँ पर अगर देखो तो कहा गया है कि एल्यूमिनियम इज लेस देन मैग्नीशियम, तो सही बात लिखी है। सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सेकेंड ऑफ सोडियम, ये गलत लिखा है। देखो मैग्नीशियम से सेकेंड निकालना आसान है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला भी निकाल देगा, दूसरा भी निकाल देगा। लेकिन सोडियम के पास 281 है, 11 है इसका एटॉमिक नंबर, इसका एक निकाल ले जाओगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन हो गया। दूसरा जो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा उसमें आप कोर जो है वो स्टेबल कोर से निकाल रहे हो, तो सेकेंड आयोनाइजेशन सोडियम का बहुत ज़्यादा होगा। इन्होंने किसका लिखा है, मैग्नीशियम का ज़्यादा, जो कि गलत बात लिखी है। मेरा आंसर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 66 को अगर देखेंगे तो इसमें कहा गया फोटोन ऑफ एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी कितनी दे रखी है, 12। ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ A2 को तोड़ सकता है जिनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 4 हो। तो देखो फोटोन का एक नेचर होता है, फोटोन को आप ऐसे समझ लो कि वो एनर्जी का ऐसे पैकेट टाइप का है, क्वांटम है, जहाँ फूटेगा वहाँ पूरी एनर्जी दे देगा। 1:1 सिस्टम चलता है, टुकड़े में नहीं दे सकता है। चलो 4 इनको दे दिया, 4 इनको दे दिया, 4 इनको नहीं, 12 का है, 12 की जहाँ जरूरत होगी वहाँ फूटेगा और पूरा का पूरा ही दे के आएगा पूरी एनर्जी। ये जो बात लिखी है कि 3 लोगों को तोड़ सकता है, ये गलत बात लिखी है, तो असर्शन इज रॉन्ग। द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड इंटरेक्शन इज ऑलवेज 1:1 बिटवीन फोटोन एंड मॉलिक्यूल, ये सही लिखा है कि 1:1 होता है, तो असर्शन इज रॉन्ग, नॉट करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, ये सही बात हो जाएगी। Which of the following statement indicate that law of multiple proportion is followed? मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, 2 एलिमेंट 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल बनाए, जैसे कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है, एक तो CO2, एक प्रोपोर्शन 1:2 हो गया, और एक CO हो गया 1:1, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन है, और इसमें जो मासेस कंबाइन कर रहे हैं वो 2:1 के रेशियो में आ जाएंगे, तो दिस इज मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसी तरीके से अगर मान लो आप ऐसे लिखते हो ना SO2 एंड SO3, दिस इज अगेन मल्टीपल प्रोपोर्शन, सल्फर और ऑक्सीजन ही मिल रहे हैं मगर अलग अलग प्रोपोर्शन। 68 वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ गैस मोल्स ऑफ गैस, गलत बात है। EV बराबर nRT। अगर बाकी सब कांस्टेंट कर दिया जाए तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, असर्शन तो गलत हो गया। द रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इन एग्रीमेंट विथ देयर मोल रेशियो, ये सही लिखा। लॉ ऑफ गैसियस, गे लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम यही कहता है कि जो मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का भी रेशियो होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ N2 + 3H2 और इससे मैं अमोनिया बना रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि ये सब गैसेज। यहाँ अगर देखो मोल के हिसाब से बोले तो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा। यही चीज़ अगर मैं लीटर में बोलता हूँ तो इसका 1 लीटर इसके 3 लीटर से रिएक्ट करेगा, ये भी सही। यानी गैसेस के केस में मोल का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो दोनों जो होता है वो सेम होता है, और इसी को गे-लुसैक्स लॉ भी बोलते हैं। तो इसमें रीज़न इज करेक्ट बट असर्शन इज नॉट करेक्ट, तो चौथा आंसर सही हो जाएगा। वेलोसिटीज 2 पार्टिकल की दे रखी हैं, मास का रेशियो दे रखा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोला गया। तो देखो λ/A/λB बराबर क्या हो जाएगा, नीचे लिखा जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो MAVA और यहाँ पर MBPB ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी B की कितनी दे रखी है,
0.02 और वेलोसिटी ए की दे रखी है 0.05, यानी ये दो लोग तो कट के 2/5 हो गए। और मास का रेशियो दे रखा है 5 गुना, तो यहाँ 5 आ जाएगा। कहा गया है कि जो बी का मास है वो 5 गुना है ए के मास से, जो बी का मास है वो ए के मास से 5 गुना है, यानी यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो अंत में आपके पास सिर्फ 2 बचेगा। तो 2:1 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी पहला सही हो जाएगा। रेडियस के ऑर्डर में इनको मैनेज करना है। आप जानते हैं कि लिथियम से छोटा होता है बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में, तो जो साइज़ होता है वो कम होता जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, इसलिए साइज़ कम होता जाता है। यानी सबसे बड़ा जो होगा इनमें अवेलेबल में, वो मुझे लग रहा है बेरिलियम होगा, तो मैं बेरिलियम को सबसे बड़ी गिनती के साथ मिला दूँ। फिर अगले नंबर पे जो होगा वो होगा बोरॉन। तो बोरॉन को अगले नंबर पे कौन सी गिनती दिख रही है मुझे इसमें? 88, इसके साथ मिला दूँ। ए के साथ थर्ड, बी के साथ सेकंड, तो ए के साथ थर्ड करा तो 2 ऑप्शन कट गए, और बी के साथ सेकंड पहला टिक कर लूँगा। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर जो लिखा है वो तो सही लिखा है। क्यों सही लिखा है? सबसे पहले ये जो SO3 है, इस SO3 में अगर आप देखो तो सल्फर के ऊपर +6 का चार्ज। जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि एसिडिक होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एसिडिक वही है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या करे? एक्सेप्ट करे, और जो जितना पॉजिटिव में जाएगा वो उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसका मतलब कि ये +6 में है तो इसलिए आगे। ये तीनों अगर आप देखो, नाइट्रोजन और कार्बन, इन दोनों में अगर कंपेयर करना हो तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इनमें कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज इसका EN ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इनका ज़्यादा है इनसे, तो मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा है। दिस विल कम एट दिस प्लेस, देन आफ्टर कार्बन, देन आफ्टर सिलिकॉन। तो ऑर्डर सही लिखा है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन, ये गलत बात लिखी है। जब आप नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो नीचे बेसिक नेचर बढ़ता है, इन्होंने कहा एसिडिक नेचर, तो ये बात गलत लिखी है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। सही आंसर हो जाएगा थर्ड। वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव, तो ये तो आपको क्रम याद करना पड़ेगा। गामा रेज, देन एक्स रेज, देन यूवी रेज, फिर इसके बाद विजिबल रेज आती हैं। विजिबल में वॉयलेट और वो दुनिया भर की इंडिगो ब्लू, यानी पूरा विबग्योर आएगा। विबग्योर के बाद रेड के बाद इंफ्रारेड आएगी, फिर देन आफ्टर आपका आएगा माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव। तो रेडियो वेव का वेवलेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है किसकी तुलना में? माइक्रोवेव। तो ये जो क्रम अभी मैंने आपको बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो आपको याद करना पड़ेगा। मैंने जिस क्रम में बोला है वो एनर्जी का क्रम है, और एनर्जी जैसे जैसे कम होती है वेवलेंथ वैसे वैसे ज़्यादा होती जाती है। एक रेडियो स्टेशन है, अब रेडियो वेव है तो इसका मतलब क्या हुआ? EM वेव। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 980, वेवलेंथ पूछा जाएगा। C बराबर लिखेंगे न्यू लैम्डा, लैम्डा बराबर हो जाएगा C/न्यू। C होता है 3 × 10⁸ न्यू जो दिया है वो दिया है 980 × 10⁻3, क्योंकि किलो हर्ट्ज में दिया है। अब इसको अगर मैं 1000 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये 10⁻6 हो जाएगा। 10⁻6 ऊपर से हटेगा तो यहाँ सिर्फ 100 बचेगा। 100 को 300 से गुणा करोगे तो 3 से करोगे तो 300 आएगा। तो मेरा आंसर 300 के आसपास होना चाहिए, यानी फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी? प्लैंक ने कहा था कि एनर्जी डिसकॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब होती है, पैकेट्स में होती है, ये सही बात है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, सही बात है। फोटोन क्वांटम ऑफ लाइट होता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। एनर्जी लेस देन अ क्वांटम कैन ऑल्सो बी एमिटेड, गलत बात। क्वांटम से कम वो कभी एमिट नहीं करेगा। मैंने अभी आपको बताया था, फूटेगा तो पूरा फूटेगा। 20 का क्वांटम है तो 20 ही देगा, ना 20 से कम देगा ना 20 से ज़्यादा देगा, तो ये रूल होता है। स्टेटमेंट 1, स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार, गलत लिखा है। इसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं।
और जीमान में जो एम आता है ना, एम फॉर मैग्नेटिक, एम फॉर जीमान, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को स्टार्क बोलते हैं। इन्होंने उल्टा लिख दिया है तो गलत हो गया। लाइन स्पेक्ट्रम इज सिंपलेस्ट फॉर हाइड्रोजन, ये सही बात है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंपल एटम है, उसका सबसे सिंपल लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, यानी फोर्थ तो सही हो। रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ फर्स्ट 3 बोहर ऑर्बिट, आपको पता है रेडियस जो होती है बोहर की वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो पहले के लिए लिखोगे तो 1, दूसरे के लिए लिखोगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4, तीसरे के लिए 9, आगे होता तो 25 आ जाता। 1 4 9 20 स्क्वायर में चलता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स ऑफ 1s एंड 2s ऑर्बिटल आर गिवन, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ है, एनसीईआरटी से उठाया गया है। 1s एंड 2s आर स्फेरिकल इन शेप, सही बात। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, दोनों गोले दिख रहे हैं, सही लिखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, सेंटर में सबसे ज़्यादा होती है, मतलब बिल्कुल न्यूक्लियस पर ही नहीं, नियर द न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस इक्वल एस एस सबशेल गोल होती है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एक जैसी है, तो सब तरफ सेम है, ये भी सही लिखा है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ 2s ऑर्बिटल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली, ये गलत लिखा है। इसमें यूनिफॉर्म नहीं चलता है, देखो पहले क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ने के बाद घट के एक नोड आता है 2s में, फिर बढ़ता है, इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म 1s में चलता है। प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा है, फिर गिरती ही जाती है 1s में। लेकिन अगर आप 2s के अंदर देखोगे तो सबसे पहले क्या होगा, एक बार नीचे गिरेगा, नोड आएगा, फिर ऊपर उठेगा, तो दिस इज 2s, तो ये बात गलत लिखी है, फोर्थ नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अरे इनकरेक्ट ही पूछ रहे हैं मतलब हम लोग से, तो असत्य की दोबारा तलाश करनी है। प्रोबेबिलिटीज आर फाउंड बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर, सही लिखा है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज 0 एंड येट इट इज मैक्सिमम, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी। नेगेटिव एनर्जी का मतलब ही होता है बाउंड सिस्टम। जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फिनिटी पे जाता है तो फोर्स जीरो हो जाता है, और उस समय जीरो भी होती है और मैक्सिमम भी होती है, सही है। सम स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एन एलिमेंट में हैव द सेम वेव नंबर, ये बात गलत लिखी है। दो लाइन का वेव नंबर या वेवलेंथ सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम बनाया ही वेवलेंथ के हिसाब से जाता है, तो ये गलत लिखा हुआ है। द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ रोलिंग बॉल कैन बी मेजर्ड, रोलिंग बॉल का कर सकते हो लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल का नहीं कर सकते हो। हाइजेनबर्ग ने बताया था कि पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली फॉर अ पार्टिकल विच इज एज स्मॉल एज इलेक्ट्रॉन, ये तो सही बात लिखी है, ये गड़बड़ बात लिखी है कि आपके दो लाइंस का सेम वेव नंबर हो जाएगा। विच स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज फॉल्स, तो एक बार फिर हम लोगों को झूठ ही तलाश करना है। लाइंस कैन बी डिफाइंड बाई क्वांटम नंबर, सही बात है। लाइंस ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज करेस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन बिटवीन 3:2। देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, और बामर है तो आएगा किस पे, सेकंड पे, तो 3 से 2 पे आएगा मिनिमम एनर्जी, उससे ज़्यादा 4 से 2, उससे ज़्यादा 5 से, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इनफाइनाइट से 2। यहाँ पे ना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है तो 3 से 2 सही जवाब है। अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछता तो इनफाइनाइट से 2 सही आंसर हो जाता। द स्पेक्ट्रल लाइंस आर क्लोजर टुगेदर एट लॉन्गर वेवलेंथ, ये गलत लिखा है। लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब होता है शुरुआत वाली, और बाद वाली जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, क्योंकि ये गैप जो है ना ये कम होता जाता है। लॉन्गर वेवलेंथ के पास नहीं, जो दूसरी साइड वाली है वहाँ पे गैप कम होता जाता है, तो यू विल फाइंड कि वो वहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, तो ये गलत लिखा है। अ कॉन्टिनम अकर्स एट n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये भी सही बात लिखी है। The ionization energy of per mole of hydrogen atom in terms of Rydberg, अगर हाइड्रोजन है तो 1/लैम्डा लिखते हैं इज इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आयोनाइजेशन बोला है तो इनफाइनाइट से 1 आएगा, इनफाइनाइट से भी ये आएगा, तो 1/इनफाइनाइट 1/1, 1 माइनस 0 यानी 1 हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म हट गया। अब हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, यहाँ एच सी से गुणा कर दे तो एनर्जी बन जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आर एच सी, और जेड स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए 1 ही हो जाता है। एनर्जी बराबर मेरे पास आ गया आर एच सी,
और ये आर, ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इससे मल्टीप्लाई करो तो एक नया कांस्टेंट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड आर एच। तो आर एच को सी से गुणा कर दो, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। The ionization energy of an element is same as electron affinity, नहीं। Equal in magnitude, opposite in sign, नहीं। The energy released when an electron is added to an atom, नहीं। The energy required to remove the outermost electron of an atom of the element। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये सही हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। शेप ऑफ एन एटम, शेप के साथ एजीमुथल होता है, सही बात है। ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलती है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल, ये गलत लिखा है, n+l होता है, तो प्रिंसिपल प्लस एजीमुथल लिखना चाहिए था एनर्जी के लिए ऑर्बिटल की, ये गलत हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नंबर ऑफ डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन टाइप डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एजीमुथल, ये सही लिखा है कि डिजेनरेट कितनी बनेगी वो इस पर डिपेंड करता है। कौन सी IE1 और IE2 एल्कली मेटल को बता रहा है। एल्कली में पहला कम होगा और दूसरा बहुत ज़्यादा होगा, ये सुटेबल सेट बैठता है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। फर्स्ट शुड बी लेस एंड द सेकंड शुड बी एक्सट्रीमली हाई, क्योंकि दूसरा वाला हम निकाल कहाँ से रहे हैं, स्टेबल कोर से। कोई एल्कली ले लो, सोडियम को ले लेते हैं, तो सोडियम में 281 है, पहला निकाल दोगे आराम से निकल जाएगा। दूसरा कहाँ से निकाल रहे हो, नियॉन से, वो भी नियॉन पे एक प्लस लगा हुआ है, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी डेराइव्ड, मतलब गलत बताना है। इन्होंने बताया था कि एटम एम्प्टी है, एटम में साइज एंगस्ट्रॉम होता है और ये फर्मी है, ये भी सही लिखा है। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट, ये बात बोहर मॉडल में पता चली थी, बोहर ने यही चीज़ तो आके सॉल्व करी थी। देखो वो ये नहीं बता पाए थे कि उन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होती है, क्योंकि उनका मॉडल फेल ही इसीलिए हुआ था। लोगों ने कहा कि वो घूम के फिर आके गिर जाएगा, क्योंकि अगर एनर्जी उसकी चेंज होती रहेगी, ये लॉस करेगा तो आके एंड में गिर जाएगा। तो दिस वॉज गिवन बाई बोहर। ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट आर फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, तो सिंपल सा सवाल है। अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को E/m में, तो देखो E/m क्या होता है, मास नीचे है, तो जिसका मास कम होगा उसका E/m क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। सबसे हल्का इसमें से कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन सबसे आगे आना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन गए। अब इसके बाद न्यूट्रॉन सबसे पीछे आ रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, E/m में ऊपर E होता है ना, चार्ज 0 की वजह से न्यूट्रॉन पीछे है। अल्फा और प्रोटॉन में कैसे डिसाइड करें, तो प्रोटॉन और अल्फा में, अल्फा जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, इट इज़ हीलियम न्यूक्लियस, तो 2He4 ये होता है। तो हीलियम +2 अगर बन जाए तो उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अब देखो इसका मास नंबर 4 है, ये 4 प्रोटॉन के बराबर है। जो भारी होगा उसका मास कम होगा तो उसका E/m, सॉरी, जो भारी होगा उसका मास ज़्यादा होगा तो E/m कम होगा, यानी कि अल्फा पीछे आना चाहिए, तो सेकंड करेक्ट आंसर हो जाए। एक मोल किसी पदार्थ में इतने एटम होते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 100 ml 0.2 m, ये जो दो बात है इसमें मोलैरिटी है, और मोलैरिटी को मल्टीप्लाई किससे करा गया है, वॉल्यूम से। आपको पता है मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोल निकल आता है। यहाँ पर मोल कितने हो जाएंगे, 100 ml है, तो 100/1000 कर दो, लीटर में करते हैं, और मोलैरिटी है 0.02। यहाँ से आपके पास एक जीरो है और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ ये मोल आ गया। पूछा क्या गया है, नंबर, नंबर के लिए क्या करेंगे, नंबर विल बी इक्वल टू मोल इंटू Na, ये हो जाएगा मोल मल्टीप्लाइड बाई Na। मोल आया है 2 × 10⁻³ Na होता है 6 × 10⁻23, तो ये 3 तो ये ले गया, 20 बन गया ये, और 6 गुणे तो 12, तो 12 × 20 यानी पहला जवाब सही हो जाएगा। फ्लोरीन और नियॉन में, नियॉन की कौन सी रेडियस देखी जाती है, वॉन्डर वॉल। वॉन्डर वॉल आपको पता है बड़ी रेडियस होती है, वॉन्डर वॉल के कारण ये बड़ा होगा, नियॉन और फ्लोरीन छोटा होगा, छोटा पहले बड़ा बाद में, यानी कि द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। फिर मुझे असत्य की तलाश करनी है।
प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट कम होते हैं, सही बात है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग अ पीरियड डू नॉट वेरी इन अ रेगुलर मैनर, सही बात लिखी है, क्योंकि कुछ लोगों की जंप कर जाती है आगे बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन मोनोटोनिकली भरते हैं, ये गलत लिखा है, क्योंकि आपको पता है कहीं कहीं डी से पहले कौन भर दिया जाता है, एस, कहीं डी को जाके भर देते हैं। क्यों भर देते हैं? क्योंकि हाफ फील्ड का फायदा मिल जाता है। जैसे 4s1 3d10 कॉपर है, 4s1 3d5 क्रोमियम है, तो ये जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ। 60 ग्राम कैल्शियम, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट 40, 1.5 मोल है। ए के साथ चौथा मिलाना है, ये गया, ये गया, ए के साथ चौथा। बी को देख लेते हैं 28, इसका एटॉमिक वेट कितना है 4, तो 4 गुणे 7, इसका मतलब 7 मोल इसको मिलाना है। बी के साथ थर्ड को मिलाना है, यानी मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप मैच कर सकते हैं। 27 ग्राम एल्यूमिनियम मतलब 1 मोल, इसको इसके साथ मिला लो, और 46 का मतलब 2 मोल, इसका मतलब उसके साथ मिला लो। तो ये तो सिंपल सा सवाल था। दिस वॉज ऑल अबाउट योर सॉल्यूशन। मैं इसे सिंपल पेपर कहूँगा। इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग 45 क्वेश्चन, आपको 40 प्लस तो होना ही चाहिए इस पेपर में। मतलब आई वुड से 40 प्लस इज मैंडेटरी। अगर आप कंपटीशन में हैं तो आपको 40 प्लस मार्क्स इसमें आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ये तो कहना गलत है, बट यू नीड इम्प्रूवमेंट। इतना, दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट, इतने तक आपको पहुंचने की ज़रूरत है अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो। दिस वॉज अबाउट योर सॉल्यूशन। अगले सॉल्यूशन में फिर से मिलते हैं। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ को इसी तरीके से आप फॉलो कर लें। हर टेस्ट में आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, और वो आपके अंदर एक इच्छा जागृत करता है। जैसे एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए टेस्ट देते समय, एक मन में खलबली मचती है कि यार क्या गड़बड़ था। तो टेस्ट सिर्फ यही देने के लिए, ये जानने के लिए देने जाना चाहिए कि आपके अंदर वो डिज़ायर पैदा हो कि अच्छा ये चीज़ यार गड़बड़ हुई थी तो इसे सही करना है। अदरवाइज नॉर्मल लाइफ में डिज़ायर कभी पैदा नहीं होती। या तो आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो जिसके साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, कहीं मिस कर रहे हो, मतलब देयर मस्ट बी सम रिवॉर्ड सिस्टम। कुछ लगना चाहिए कि हाँ कुछ गड़बड़ हो गई, उसको सही करना है। तो जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, दे आर लूजिंग, वो फिर उनको वो इच्छा नहीं होगी, और इच्छा नहीं होगी तो वो आगे फिर तैयारी कर नहीं पाएंगे। मतलब उनके अंदर मन ही नहीं करेगा कि वो पढ़ें। तो इट्स अ वेरी गुड रिवार्ड सिस्टम टाइप ऑफ थिंग। तो टेस्ट में अपेयर होना इज मैंडेटरी। तो अगले टेस्ट में फिर से मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।